Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 का जो बोर्ड ने फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर इशू किया था उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ इसके सोल्यूशन शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैंने जो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो जो पहले ही बना दी थी न्यूमेरिकल्स की, और सॉरी जो एमसीक्यूज़ थे मॉडल पेपर के मैंने पहले ही बना दी थी, आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आप लोग जो है आप लोग अपने ख्याल से पर्सनल आप उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। इसमें मेरे ख्याल से टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उस हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। पहला है एन एयर स्टोरेज टैंक whose volume is 112 liters, 3 kg of contain 3 kg of air of at a pressure of 18 atm. How much would have to force, यानी क्या है, how much will air have to force into a tank to increase the pressure to 21 atm. Assume no temperature, यानी टेम्परेचर यहाँ पे जो है कांस्टेंट है। तो अब हम जो है मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आप इसका जो है सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सिंपल है, इसमें यहाँ पे जो हमारे पास P1 दिया है, यानी मैं ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। यहाँ पे मेरे पास जो P1 है ये मैंने जो स्टूडेंट्स पहले भी सॉल्व किया हुआ है, अभी मुझे आप इसमें से देख लीजिए। P1 ये है, सॉरी ये V1 है, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है मिस्टेक। और P1 जो है मेरे पास यहाँ पे 18 atm है। और इसमें जो जाहिर सी बात है मुझे सबसे पहले तो वॉल्यूम यानी इसके अंदर जो है V1 V2 और V1 इजिकल्स टू V2 है, यानी जो है यहाँ पे V2 होगा वो भी जो है इतना ही होगा, तो वो भी जो है मेरे पास 118 लीटर ही होगा, ठीक है। फिर इसमें जो है हमें M1 दिया हुआ है, वो मेरे पास यहाँ पे कितना है 3 kg है, ठीक है। उन्होंने जो है M2 ही हमें निकालने को इसके अंदर सॉरी इसके अंदर हमें बोला है। तो अब जो है यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाहिर सी बात है दो चीज़ें होती हैं। एक मेरे पास होता है कि एक तो जनरल गैस इक्वेशन होती है कि P1 V1 यानी वो PV इक्वल्स टू nRT होती है। तो मैं अगर उसको दो गैसेस के हिसाब से कहूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा ना P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1। और अगर मैं सेकंड के लिए कहूँ P2 V2 N2 RT2, ठीक है, इस हिसाब से। अच्छा, जाहिर सी बात है दो इक्वेशन है। अब जाहिर सी बात है हमें इसका मास यानी मास को मैं किससे करेंगे, मास तो हमें यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो अब मैं इसको इक्वेशन 1 इसको जो है इक्वेशन 2 में कह लेता हूँ, ठीक है। फिर जो है अब जाहिर सी बात है मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड इक्वेशन 1/2 है, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो P1 V1 अपॉन N1 RT1 ये हो जाएगा N2, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट्स है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मैं अब इसमें डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी P1 वॉल्यूम कांस्टेंट है इसके अंदर, यानी जो 112 लीटर दिया हुआ है वो और जो है इसके अंदर क्योंकि वॉल्यूम सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है क्योंकि मैं इसका काम है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ N2 N1, और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट है R तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब जाहिर सी बात है मुझे मास निकालना है, तो अब यहाँ पे जो n है n को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी इस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। तो यानी M1 अपॉन M2, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ और यानी मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ये M1 कैपिटल M और ये M2 कैपिटल M। तो ये कैपिटल M कैंसिल, तो मेरे पास अब जो बचेगा वो M1
अपॉन m2 बचेगा। मुझे जाहिर सी बात है इसमें मास निकालना है m2, तो अब जाहिर सी बात है मैं इसको अरेंज कर दूंगा। तो m2 के लिए जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी m1 p2 अपॉन p1। ठीक है, मैं जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसके अंदर वैल्यूज़ डालूंगा, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ ही आ गई है ऑलमोस्ट, जो मुझे m2 यानी मास निकालना, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है डेल्टा m भी निकलेगा। तो मेरे पास जो m2 की जो वैल्यू उसके बाद जो आंसर आएगा, मैं इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 18, तो m2 मेरे पास आ जाएगा 3.5 kg। तो मेरे पास मास आ गया 3.5 kg। अब मुझे जाहिर सी बात है डेल्टा m निकालना है, तो डेल्टा m का होता है मेरे पास m2 माइनस m1। तो मेरे पास आ जाएगा, जो मेरे पास मास ऊपर दिया था 3.5 माइनस 3, तो वो मेरे पास आ गया 0.5 kg, यानी इतना मास इसको चाहिए कि प्रेशर आपका जो है 18 से 21 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो इसके स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ और इसको जो है मैं डिस्कस करता हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 kg ऑफ वाटर इज हीटेड एट 90 डिग्री टू 100 डिग्री, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4180 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये भी जो है ईजी है। जो है मेरे पास यहाँ पे 2 का पार्ट 3 है, ऊपर ही कर, ठीक है। पार्ट 3, तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है डेटा लिख लेता हूँ। डेटा के हिसाब से जो अभी एग्जाम्पल है 17.5 है, मैंने आप लोगों को जो है पहले भी सॉल्व करवाई भी है। मैं इसमें जो है डेल्टा एस इसमें हमें निकालना है। ठीक है, मास ऑफ वाटर हमें 10 kg दिया हुआ है। T1 मेरे पास जो है 90 डिग्री है। T2 जो है मेरे पास यहाँ पे 100 डिग्री है। ठीक है, और इसके अंदर में जो अब जाहिर सी बात है हम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे, तो डेल्टा टी को क्या है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो वो मेरे पास आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर ये अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हमें एक और चीज़ निकालनी है, जो हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है। तो अब इसके अंदर एक और टी है, वो हमारे पास जो है एवरेज टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं टी निकालूँ, मैं यहाँ पे टी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं डेल्टा को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि जो है ना आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल की तरह ही आप लोगों को करवा रहा हूँ कि एवरेज का अब आपको पता है भाई, जितने टेम्परेचर होते हैं उसको सम करके जितने टोटल क्वांटिटी होती है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 100 प्लस 90 190 होता है। 190 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे जाहिर सी बात है इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको 95 प्लस 273 करूँगा, तो वो मेरे पास क्यों, मैं इसको केल्विन में चेंज करूँगा। ऊपर वाला टेम्परेचर जो स्टूडेंट्स हम लोग नहीं करेंगे, तो ये मेरे पास जो है ये केल्विन में आ गया। तो अब जो है मैं जाहिर सी बात है इसमें सारी चीज़ें आ गई, एंट्रोपी का फॉर्मूला लगा के इसमें से जो है मैं एंट्रोपी निकाल लूँगा। तो एंट्रोपी का मेरे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एवरेज टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू का होता है एम सी डेल्टा टी। सी यहाँ पे जो है वो हीट कैपेसिटी है, यानी जो वाटर की होती है ये। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल दें। मास 10 है, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय 10 3। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1135.87 जूल पर केल्विन।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला न्यूमेरिकल भी जो है यहाँ पे मैंने फिनिश हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उस पर चलते हैं। वो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें जो है हमें क्या पूछा है वो मैं आपके सामने इसको रीड करता हूँ। क्या है, एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.02 हेनरी एज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर कैलकुलेट थ्रू फ्लोइंग थ्रू इट, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर निकालनी है। तो अब सबसे पहले मैं इसका डेटा बनाता हूँ। कुछ में मैं डेटा की एडिट डाल रहा हूँ, कुछ में नहीं डाल रहा हूँ, तो आप लोग उस हिसाब से इसको देख लिएगा। तो इंडक्टर की यानी हमारे पास ये जो 0.02 इंडक्टर यानी जो दी हुई है वो एल ये है, और इसके अंदर करंट कितना है, आई इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। ठीक है, और इसके अंदर मुझे ई निकालना है, यानी जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। सिंपल है, यहीं से मैं इसका सोल्यूशन शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो जाए, ये इससे मिल तो नहीं रहा है जगह है तो मैं इसलिए यहाँ पे ही तो ई का फॉर्मूला होता है हाफ। ये आसान न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व किया है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूँगा सिंपल, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये तो मेरे पास 2 इंटू 0.2 तो 0.4 जूल मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये तीसरा न्यूमेरिकल भी जो है यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो मेरे पास जो चौथा न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, उसको रीड करता हूँ। ठीक है, दूसरा है एन इंडक्टर एज एन इंडक्टेंस। ये भी जो इंडक्टर वाला ही है, 0.5 हेनरी एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 वोल्ट्स, कैलकुलेट द 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट द इंडक्टेंस रिएक्टेंस। अब मुझे जो है इसके अंदर इंडक्टेंस रिएक्टेंस निकालनी है, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक बात ये बोलूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है मॉडल पेपर को भी लाजमी देखिएगा, कि इसमें से भी जो है न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दूँ। ये अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं डेटा बना लूँ सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं वो ये दिया हुआ है 0.5 हेनरी है, और यहाँ पे जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 100 हर्ट्ज है, और इसके अंदर हमें इंडक्टेंस रिएक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस मुझे यहाँ पे निकालनी है, यानी एक्सएल मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सिंपल है, जो मेरे पास फार्मूला होता है वो बहुत आसान है। ये दो उन्होंने बड़े आसान न्यूमेरिकल दिए हैं, आप लोग दुआ करेंगे आप लोगों की ये आ जाएँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट्स वगैरह सब डाल दिए हैं, आप लोग उसको लाजमी देखिएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी डाले हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर इसमें मैं फॉर्म वैल्यूज़ डालूँगा, 2πfl जो इसका फॉर्मूला होता है, ये पाई की वैल्यू डाली, फ्रीक्वेंसी 100 है, और हेनरी की यहाँ पे 0.5 है। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 314.16 ओम स्केल है, या आप जो है इसको ही मैंने दोनों ही कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोगों के साथ इसमें रीड करता हूँ। 4 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हाँ ये रहा 200 ohm resistor is connected with AC supply of 36 volt with a frequency of 60 hertz. Calculate current and power dissipated in the register. तो अब जो है, अब ये कौन सा न्यूमेरिकल है, नंबर 11 है। तो अब सॉरी हाँ नंबर 12 है स्टूडेंट्स। 10 मैं आपके साथ अभी डिस्कस इसमें करता हूँ, 10 वो मुझसे स्किप हो गए। तो अब मैं नंबर 12 जो है आप लोगों के साथ इस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहीं से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर मैं डेटा बना देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है। ये भी जो एग्जाम्पल है 20.2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस मेरे पास है 20 ओम है। ठीक है, और जो है मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज, और यहाँ पे जो मेरे पास जो वोल्टेज दिया हुआ है वो मेरे पास 36 वोल्ट्स हैं, और जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास जो है 60 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है सबसे पहले
अब जो मेरे पास ओम्स लॉ है उससे मैं एक तरीके से देखा जाए तो मैं यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी है। तो अब मैं यहीं से जो है इसका सोल्यूशन शुरू कर देता हूँ। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। वो है V = IR का फॉर्मूला होता है, तो I निकालना है तो मेरे पास वो V/R हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज की वैल्यू डालेंगे और इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू डालेंगे, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा, वोल्टेज यहाँ पे 36 है और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे मेरे पास 200 है। स्टूडेंट मेरे ख्याल से मैंने ऊपर इसको जो है वो कर दिया है, क्या कहते हैं, कहाँ गया सवाल, 20 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 200 है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो मैंने बाय मिस्टेक से इसको कर दिया है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। फिर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो करंट मेरे पास आ जाएगा 0.180 एम्पेयर। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमें पावर डेसिपेशन निकालनी है। पावर डेसिपेशन भी जो है हमारे पास होती है, नहीं जो पावर के लिए अगर मैं पावर निकालूँ पहले, क्योंकि इसमें आसान है पावर निकालना, तो P = VI। वोल्टेज यहाँ पे मेरे पास 36 है और करंट कितना है 0.180। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास 6.48 वाट आएगा। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें जो है हमें ठीक है, हमारा पावर डेसिपेशन निकल गई। अब जो है इसमें हमें निकालना है कि करंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास निकल गई। इन्होंने जो स्टूडेंट्स तीसरी चीज़ नहीं पूछा है, मेरे ख्याल से इन्होंने से इसके अंदर 2 चीज़ें पूछी हैं। वो तीसरी इक्वेशन जो है वो तो राइट द इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट फंक्शन, ये इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको नहीं कीजिएगा। एक बात बोल दूँ, जितना पूछा जाए उतना कीजिएगा, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जो है इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द वेलोसिटी ऑफ 0.98 c इन एन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मैं डेटा बना, तो इसमें सिर्फ एक ही डेटा इसके अंदर ई दी हुई है, यानी वोल्टेज यानी जो दिया हुआ है, वी है वेलोसिटी 0.9 c और के ई मुझे इसमें निकालने, क्योंकि मुझे याद आ रहा है ये मैंने न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स एक जो मेरे ख्याल से शायद पीसी का था, पता नहीं किसका था, मैंने शायद सॉल्व किया हुआ है, उसमें भी ऐसी जो है सेम क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग जो है उसमें देख लीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे इससे मिलता जुलता था, 1/√1 माइनस v² - 1। सही है। अच्छा, अब और यहाँ पे जो होता है वो होता है m0 c²। सही है, इसमें थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे नज़र आता रहे। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो फिर अब इसके अंदर मैं जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, मैं भी इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मैं वो बाद में करूँगा। 1 माइनस, यहाँ पे मुझे जाहिर सी बात है सी निकालना है, तो 0.98 सी का होल स्क्वायर अपॉन c² - 1। और यहाँ पे जो मेरे पास उसकी जो वैल्यू होती है मास की, वो होती है क्या कहते हैं, 9.11 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब इसको जो है हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अब वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं करता हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट करूँगा तो आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो 1 माइनस
मैं ये कर दूंगा सी स्क्वायर माइनस, अच्छा 0.9 का मैं अगर स्क्वायर करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, 0.9 का मैं अगर 98 का स्क्वायर करूं, अलार्म क्यों खुल जाता है, 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.98, तो वो हो जाएगा 0.9604 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा जो है रूट में है। सही है। अब क्योंकि इसमें इन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, तो जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास 1 रह जाएगा, 1 अपॉन, अब मैं 1 में से जो है इसको मैं माइनस कर दूँगा, 1 माइनस 0.9, तो वो मेरे पास बच रहा है 0.9 सी स्क्वायर, और ये वाला जो सी स्क्वायर है क्योंकि ये मेरे पास जो है रूट में है पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे -1 एज इट इज़ रहेगा, ये जो स्टूडेंट डिट्टो में डाल रहा हूँ आप लोग, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको या तो एक तरीके से ये कर सकता हूँ कि नीचे का जो स्क्वायर का रूट है उसको मैं ख़त्म कर दूँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 0.0369 सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस 1, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर मैं इसको करूं, वो मैं बाकी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 10 की पावर, और वो जाएगा 9, इसका मैं अगर स्क्वायर करूँगा तो वो जाएगा 16। तो जब हम इसको स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी की जो फुल आंसर आएगा वो आएगा 3 पॉइंट, क्योंकि जो है ये अगर सी को मैं रूट से करूँ तो सी जो है मेरे पास एक तरीके से कैंसिल ही हो जाएंगे, तो मेरे पास ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया। तो ये वाला स्टूडेंट्स भी जो है न्यूमेरिकल्स फिनिश होता है। इसके बाद जो है अब मेरे पास आई थिंक शायद लास्ट न्यूमेरिकल रह गया, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ इसमें। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर लिथियम, और उसमें इसका लिथियम का एटॉमिक मास हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैंने जो है सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फिर दोबारा कर दूंगा। तो हमारे पास ये लास्ट है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं इसको आधा करूँगा, पूरा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पूरा किया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें मास ऑफ लिथियम दिया हुआ है, यानी मैं इसको MLI कर दूँ, वो मेरे पास कितना है 7.003 U, और मुझे यानी इसमें EB यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो L7 4 है, तो 7 में से मेरे पास 4 जब माइनस करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P प्लस का मतलब यहाँ पे 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो कंबाइंड मास, अगर मैं न्यूट्रॉन्स का, सॉरी अब यहाँ पे जाते हैं, मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालना होगा। तो मैं MP निकालना चाहूँ, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, तो मेरे पास 3 के लिए निकालना है, मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो मेरे पास होता है 1.0073, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा वो हो जाएगा 3.0219 U। और मैं अगर MN निकालना चाहूँ, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन,
तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.0087 होता है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो वो मेरे पास 4.0348 U आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम कंबाइंड मास है, कंबाइंड का मतलब ये कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो मेरे पास वो आ जाएगा 7 तो ये मेरे पास यहाँ पे कंबाइंड मास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप जाहिर सी बात है, हमें इसके अंदर डेल्टा एम निकालना है। डेल्टा एम का आपको पता होता है कि क्या है, जो कंबाइंड मास है उसमें से जो भी आपको एलिमेंट दिया होता है उसके मास से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये 7.0567 माइनस 7.016003। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.0407 U। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास डेल्टा एम आ गया। अब जो मुझे इसमें निकालना है वो ई बी निकालना है। तो ई बी का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है यानी जो डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 होता है। तो मेरे पास डेल्टा एम है 0.040 मल्टीप्लाई बाय, इसमें थोड़ा नीचे लेके जाने तो जो है तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मेरे पास जो ई बी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 39। उसमें जो है स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड से करवाया, ऐसे मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड से करवाया। किसी मेथड से कर लें वो आप लोगों के लिए जो आप लोगों को ईजी लगा उसमें से कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने आप लोगों के साथ क्लास 12 फिजिक्स के जो मॉडल पेपर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए सोल्यूशन के साथ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन है कमेंट्स या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।